हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले ऐसे 805 जो कि बात करता है ऑडिट ऑफ द एसएफएस और एसईएफएस। एसएफएस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक सिंगल चीज़ को क्या करना, ऑडिट करना। ऑडिट ऑफ द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ऑडिट ऑफ द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहाँ पे एसईएफएस का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक सिंगल आइटम को, अकाउंट को क्या करना, ऑडिट करना। देखो, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है, कोई अकाउंट है, कोई आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लाइक आपका ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, ये सब आता है आपका एसईएफएस में। अब इसमें बेसिकली एसएस में हम बेसिकली 3 जो है टॉपिक है वो हम बड़े बड़े देखने वाले। उसके बाद कुछ जो नोट्स है वो हम देखेंगे। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, कैन ऑडिटर ऑडिट एसएफएस मतलब सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ए स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट ऑडिटिंग द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिना ऑडिट किए हुए क्या ऑडिटर जो है वो आपका सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपका स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर सकता है? आंसर इज नो, ये प्रैक्टिकेबल नहीं होता ऑडिटर के लिए, ये प्रैक्टिकेबल नहीं होता। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पे आपको जो नेमोनिक्स जो है जो कि याद रखना है, स्वैप याद रखना है। स्वैप एस का मतलब क्या है, सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। ए का मतलब ऑडिट एविडेंस, ए का मतलब ऑडिट ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन पी इज द प्रैक्टिकेबल मतलब नॉट प्रैक्टिकेबल। तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, कंप्लाइंस विद ऐसे के साथ कंप्लाइंस करते हुए, मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल, ये प्रैक्टिकेबल नहीं होता है। इफ़ ऑडिटर नॉट ऑडिट कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ऑडिटर ने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं किया, क्योंकि ऑडिटर के पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसके पास क्या नहीं होता, ऑडिट एविडेंस नहीं होता। देखो, ऑडिटर डू नॉट हैव ए सेम अंडरस्टैंडिंग, auditor do not have the same understanding of the entity environment and internal control as auditor of the complete set of financial statement। complete set of financial statement के auditor को जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी शायद अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं किया तो आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। दूसरा, ऑडिटर के पास नहीं होता, क्या नहीं होता, ऑडिट एविडेंस नहीं होता। ऑडिटर डू नॉट हैव ऑडिट एविडेंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो इसलिए ऑडिटर को एक्स्ट्रा एविडेंस चाहिए होता है ऑडिट को सपोर्ट करने के लिए। सो ऑडिटर नीड एक्स्ट्रा एविडेंस टू सपोर्ट द ऑडिट। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है आपके पास, इन ऑडिट ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टेन ऐसे कुछ ऐसे होते हो जिसमें क्या करना पड़ता है, सबसे देखो ज़्यादा काम करना पड़ता है या फिर ज़्यादा क्या चाहिए होता है, ऑडिट वर्क की ज़रूरत होती है, अननेसेसरी ऑडिट वर्क होता है। तो इन ऑडिट ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट सेट ऑफ नहीं, स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टेन ऐसे रिक्वायर टू मच और अननेसेसरी ऑडिट वर्क। लाइक आपका फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका, फॉर ऑडिट ऑफ द डेटर फॉलोइंग ऐसे 570 गोइंग कंसर्न में नॉट बी प्रैक्टिकल फॉर द ऑडिटर। कंक्लूजन क्या है, मतलब 4 पॉइंट जो है वो क्या है कि अगर ऑडिट जो है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है ऐसे के अकॉर्डिंग, तो आप डिस्कस करोगे मैनेजमेंट के साथ कि अगर अदर टाइप ऑफ इंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकेबल है कि नहीं। इफ ऑडिट एज पर ऐसे नॉट प्रैक्टिकेबल, डिस्कस विद द मैनेजमेंट इफ अनदर टाइप ऑफ द इंगेजमेंट विल बी मोर प्रैक्टिकेबल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, आपका मेमोरी टेक्निक स्वैप। एस का मतलब क्या, सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ए का मतलब ऑडिट एविडेंस नहीं होगा। ए का मतलब ऑडिट ऑफ ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, कुछ ऐसे होता है जिसमें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है या फिर ज़्यादा अननेसेसरी ऑडिट वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। और बी का मतलब प्रैक्टिकेबल नहीं है, अगर जो आपका ऑडिट है वो एज पर ऐसे प्रैक्टिकेबल नहीं है तो आप डिस्कस करोगे किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, और उसके बताओगे कि क्या कोई दूसरा टाइप ऑफ इंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकेबल है कि नहीं। टॉपिक नंबर 2 डज द प्लानिंग एंड द परफॉर्मिंग द ऑडिट। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, अगर आप ऐसे 805 के अकॉर्डिंग आप ऑडिट कर रहे हो किसी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो आप क्या चीज़ें प्लान करोगे और कैसे करोगे ऑडिट को। तो इसके लिए आपको मेमोरी जो है वो याद रखना है, स्कैम आई, क्या रखना, स्कैम आई। एस का मतलब ऐसे, एस का मतलब ऐसे ऑल ऐसे। सी का मतलब कम्युनिकेशन, ए का मतलब ऑडिट एविडेंस, एम का मतलब मैटेरियलिटी, आई का मतलब इंटर रिलेटेड, ठीक है। एस का मतलब एस ए, सारे के सारे ऐसे जो कि रेलिवेंट होते हैं आप वो अप्लाई करोगे जब आप ऑडिट करोगे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फिर सिंगल स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। देखो, अप्लाई ऑल रिलेवेंट ऐसे फॉर ऑडिट एज पर द सर्कमस्टेंस मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब देखो, जब आप ऑडिट कर रहे होते हो स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो 3 ऐसे जो है वो रेलिवेंट होता है। कौन सा, ऐसे 240, 550 और 570। तो ऐसे 250, 570 और 550 आर रेलिवेंट फॉर द ऑडिट ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट जो है वो 3 कारण की वजह से हो सकता है, फ्रॉड और एरर की वजह से, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की वजह से, या फिर आपने क्या किया, गोइंग कंसर्न असम्पशन जो है वो गलत लगाया है। तो मिस स्टेटमेंट कैन बी
having due to the fraud and error related party transaction and incorrect application of the going concern assumption. सेकंड पॉइंट बच्चों अब बात करता है आपका कम्युनिकेशन, सी इज द कम्युनिकेशन। तो इसमें ऐसे 260 जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करता है, कम्युनिकेशन टू द TCWG। तो यहाँ पे क्या है कि ऑडिटर आपको देखना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट पर्सन कौन है जिसको आप कम्युनिकेट कर सकते हो इंपॉर्टेंट मैटर। तो एज पर 260 ऑडिटर मस्ट आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट पर्सन इन अ गवर्नेंस स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट द इंपॉर्टेंट मैटर। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑफ ओवरसाइट ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिफरेंट फ्रॉम द SFS और SEFS। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, ऑडिट एविडेंस। क्या करें है कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आपको ऑडिट एविडेंस मिला है, ऑडिटर जो है वो उस ऑडिट एविडेंस को इस्तेमाल कर सकता है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट करने में और एक स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट करने में। तो ऑडिट एविडेंस में ऑडिट एविडेंस विच इज आइडेंटिफाइड इन ऑडिट ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर कैन यूज दोस एविडेंस इन ए स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट बात करता है आपका मैटरलिटी और 5 इट्स इंटर रिलेटेड। फोर्थ किससे बात करता है, मैटरलिटी। तो देखिए मैटरलिटी देखो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो मैटरलिटी है वो लोअर होगी, किससे लोअर होगी, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो मैटरलिटी ऑफ द SFS और SEFS में अभी लोअर दैन द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट अफेक्ट द नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, ये अफेक्ट करता है नेचर टाइम एक्सटेंड को। फिफ्थ पॉइंट बच्चों आपका बात करता है इंटर रिलेटेड। ये कह रहा है कि जो आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। SFS कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर एलिमेंट और इंटर रिलेटेड। तो इसलिए जब आप ऑडिट करोगे इन ऑडिट ऑफ द SFS और स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डू नॉट कंसिडर देम सेपरेटली, उसको सेपरेटली कंसिडर नहीं करना है, आपको टेस्ट करना है इन एन इंटर रिलेटेड आइटम को। सो टेस्ट है इंटर रिलेटेड आइटम। लाइक आपको अगर आपको डेटर को चेक करना है तो आप चेक कर लेना सेल को, डेटर को चेक करो सेल से, डेटर को चेक करो सेल से, डेटर को चेक करो सेल से। अब देखो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत बोल दीजिएगा, ये क्या आपका सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका एग्जांपल देखते हैं। लाइक आप ऑडिट कर रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट का, स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई आइटम, कोई एलिमेंट, कोई अकाउंट का क्या करना है, ऑडिट करना है। एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, या फिर कोई एसेट होगी, कोई लाइबिलिटी होगी स्पेसिफिक। टॉपिक नंबर 3 देखते हैं जो कि ओपिनियन एंड रिपोर्ट के रिगार्डिंग बात करता है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन है, ओम पैराग्राफ है, ओम पैराग्राफ है, मोर का सेक्शन है, या फिर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन में, तो ऑडिटर चेक करेगा क्या वो रेलेवेंट है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। अगर है तो वो फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। तो देखिए इफ देयर इज a modified opinion, ओम पैराग्राफ मोर के सेक्शन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन में, देन ऑडिटर चेक करेगा इज इट इज रेलिवेंट फॉर द, क्या वो रेलिवेंट है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। उसके बाद वो क्या करेगा, 4 फैक्टर को वो कंसिडर करेगा। अब इसको कैसे कंसिडर करोगे, कैसे याद रखोगे। पहला देखो मैटर का नेचर, देखो क्या बोलेंगे, मैटर का नेचर देखो, मैटर का परवेसिवनेस देखो, मैटर का नेचर देखो, मैटर का परवेसिवनेस देखो, उसके बाद बेसिस देखो, उसके बाद पीरियड एंड टाइम देखो। मेरे साथ बोलो, मैटर का नेचर देखो, मैटर का परवेसिवनेस देखो, बेसिक देखो, पीरियड एंड द टाइम देखो। तो फैक्टर टू बी कंसिडर में मैटर से रिलेटेड 2 पॉइंट है। पहला नेचर ऑफ द मैटर का नेचर का है एंड एक्सटेंड टू विच इट इज रिलेटेड टू द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड परवेसिवनेस ऑफ द मैटर का परवेसिवनेस क्या देखेंगे, तो मैटर का परवेसिवनेस देखेंगे। थर्ड पॉइंट इज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ए डिफरेंट बिटवीन एप्लीकेबल FRA। फॉर एन एग्जांपल जो अकाउंटिंग बेसिस्ड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूज़ किया गया था वो था एक्यूरल बेसिस, और स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अकाउंटिंग बेसिस यूज़ किया गया था वो था कैश बेसिस। तो मैटेरियल बेस्ड स्टेटमेंट जो आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलेगा वो इफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्ट नहीं करेगा कंप्लीट सेट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। के बाद पीरियड एंड टाइम हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑडिटर चेक करेगा कि जो अपना कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो टाइम पीरियड जो है वो कवर किया गया है क्या वो डिफरेंट है स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए या फिर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो ऑडिटर चेक करेगा, चेक वेदर द टाइम पीरियड कवर इन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द टाइम पीरियड कवर इन SFS यानी SEFS। उसके बाद टाइम elapsed since the date of the audit report on the SFS and FS।
उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वो कि देखना है आपको। देखो, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों में क्या होगा, ऑडिटर जो है वो डिफरेंट मतलब सेपरेट ओपिनियन जो है वो देगा। उसके बाद अगर इन दोनों को जो है वो एक साथ पब्लिश किया जा रहा है, पब्लिश टुगेदर, तो इस केस में इन दोनों की जो प्रेजेंटेशन है वो सेपरेट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि तुम करेक्ट करो। अगर उसके बाद ऑडिटर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट तब तक इशू नहीं करेगा अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है प्रेजेंटेशन के साथ। देखो, इन शॉर्ट, अगर SFS और SEFS और आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने एक साथ पब्लिश किया है तो उसका प्रेजेंटेशन जो है वो अलग होना चाहिए। तो देखिए, सेपरेट ओपिनियन ऑन ऑडिट ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद इफ SFS and SEFS and complete sort of financial statement published together, तो इन दोनों की प्रेजेंटेशन अलग होनी चाहिए। Their presentation should be separate and different। अगर नहीं है तो if not ask to management to correct, मैनेजमेंट को बोलेंगे करेक्ट करेंगे। उसके ऑडिटर तब तक ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करेगा जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए प्रेजेंटेशन के साथ। डू नॉट इशू ऑडिट रिपोर्ट अनलेस यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंटेशन। उसके बाद ऑल्सो गिव अ सेपरेट डिफरेंट ओपिनियन ऑन अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद नोट्स एड्स, कुछ नोट्स जो है वो आपको देखना है। पहला पॉइंट क्या है, अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें क्या आपका मोर का सेक्शन है, ठीक है, और ऑडिटर चाहता है कि वो इस मोर के सेक्शन को SFS और SEFS में ऑडिट में क्या करे दिखाए, तो ऑडिटर उसको OM पैराग्राफ में दिखा सकता है, OM पैराग्राफ में दिखा सकता है। देखो, if auditor believe that any matter which are reported in a complete set of financial statement need to be reported in a SFS यानी SEFS but do not have any implication on a SFS यानी SEFS, then auditor will report in a OM paragraph in a SFS यानी SEFS। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट ये कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि अगर ऑडिटर ने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया और उसके ऑडिट रिपोर्ट में एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया है तो ऑडिटर जो है वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट में या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट में। और 3 केस ऐसे हैं जिसमें ऑडिटर जो है वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है, किसमें, स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। किसमें, स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये आपका प्रो का मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया, या फिर CFS में मेजर पोर्शन नहीं है, CFS में मेजर पोर्शन नहीं है। एंड टू का मतलब होता है पब्लिक्स टुगेदर, ऐसा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपका SEFS के ओपिनियन को एक साथ पब्लिश नहीं किया है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बोला, एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया है तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते इन SFS यानी SEFS। इफ एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन इज गिवन इन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ए रिपोर्ट, देन ऑडिटर कैन नॉट गिव द अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन SFS यानी SEFS एज पर SA 705। अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज अलाउड इन स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली इफ 3 कंडीशंस आर द मीट। 3 कंडीशन क्या है, प्रो का मतलब इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, इट इज़ नॉट अ मेजर पोर्शन ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड प्रो का मतलब पब्लिश टुगेदर, अब क्या बोलेंगे, ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट पब्लिश्ड टुगेदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कह रहा है कि सपोज एक केस स्टडी है, मैं आपको डिटेल में थोड़ा समराइज करके बताती हूँ। जो आपका फुल ऑडिट रिपोर्ट हुआ था और उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो दी गई थी 15 जून को, और जो आपकी समरी ऑडिट रिपोर्ट है, समरी का मतलब या तो आपका सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा या फिर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो दी गई थी 15 जुलाई को, मतलब इसके बाद। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि क्या जो है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी इवेंट ट्रांसलेशन हुआ है, क्या ऑडिटर जो है वो उसको समरी ऑडिट रिपोर्ट में कंसिडर करेगा, आंसर इसे वो नहीं करेगा। तो देखिए, द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपडेट हिज ऑडिट फॉर इवेंट हैपन बिटवीन दिस 2 डेट। देयर द समरी Here the summary report must mention that समरी रिपोर्ट में ये बताना पड़ेगा it does not include any new event after the event happen, a new event after 15 June। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।